ओके, तो चलिए सबको वेलकम है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब कुछ 11वीं-12वीं का भी सिलेबस कवर करेंगे, ताकि हमारा जो कोर्स हो और जल्दी ख़त्म हो जाए। और अगर मान लीजिए कभी इस चैप्टर में आपको दिक्कत हो जाए तो आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग जिस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग एक साथ आता है ये बायोमॉलिक्यूल्स। ये 11th क्लास में भी पढ़ा जाता है बायोलॉजी के बच्चों के द्वारा। बायोलॉजी में एक चैप्टर भी है बायोमॉलिक्यूल्स 11th क्लास में, लेकिन वही चैप्टर 12th क्लास में आ जाता है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री के नज़रिए से देखा जाता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म से ऐसे के। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा होगा सो, है ना। ये जो वीडियो बनेगा आपका वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल्स में कोई भी व्यक्ति या आप या कोई भी सुनेगा तो उसको तो दो वर्ड तो साफ साफ सुनाई देगा, एक तो बायो और एक मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो वर्ड है, ये वर्ड केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा तो 11th क्लास में सुन लेता है कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स होता क्या है। क्या होता है मॉलिक्यूल्स भाई? तो ऐसा कोई भी स्पीसीज आप उठाइए जिसके पास कम से कम, है ना, नंबर ऑफ जो एटम्स होने चाहिए वो कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक। अब ये 2 से अधिक करने का मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर उसके पास 2 एटम्स हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स है। अब बायो जो वर्ड है ना, बायो, आप ये सब समझते हैं कि ये बायो आप सब्जेक्ट में भी सुनेंगे कि कोई बायो लेता है, और ये बायो रिसेंबल करता है बायोलॉजी से। और लॉजी मतलब क्या होता है बताओ? स्टडी मतलब पढ़ना, और बायो मतलब क्या होता है? किसी लिविंग थिंग्स के बारे में, जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स हैं, है ना, उनके बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ जाइए वो है आपका क्या? बायो। और पढ़ाई करना को वो स्टडी को बोलते हैं, स्टडी अबाउट, है ना, ऑफ लिविंग थिंग्स ही कहलाता है। स्टडी का आया लॉजी और लिविंग थिंग्स के चलते क्या? बायो, और नाम पड़ा क्या इसका? बायोलॉजी। तो आप जैसे कोई भी एक लिविंग थिंग्स लेते हैं, तो अगर ये लिविंग थिंग्स हुआ तो इस पक्का इस लिविंग थिंग्स में मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आप ही हैं, तो क्या आपके बॉडी में मॉलिक्यूल्स नहीं है? बिल्कुल मॉलिक्यूल्स है ना। पूरे हमारे बॉडी का जो कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग्स हो या नॉन लिविंग्स हो, वो बनता ही है किससे बताइए? एटम से। अब एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल, कोई भी चीज उठा के देखिए, है ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसमें मॉलिक्यूल्स तो होगा ही होगा। तो अगर हम एक मैटर्स हैं, हम एक पदार्थ हैं, अब चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग, उससे मतलब नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास भी मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन हम लोग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाकियों से अलग होता है, जो खास करके, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो एक सजीव में, मतलब लिविंग थिंग्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करने के लिए ही क्या किया गया, है ना, एक चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम लिखा गया क्या? बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब इस चैप्टर में आप वैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे
जिस मॉलिक्यूल से आपका बॉडी बना है, लिविंग थिंग्स का बॉडी बना है, जिस मॉलिक्यूल्स के मदद से लिविंग थिंग्स का मेंटेनेंस होता है, जैसे आप कभी कट छट गए, आपका ग्रोथ हो रहा है, कुछ भी चीज़ आपके बॉडी में है ना, कुछ भी चीज़ होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन से स्पीसीज हैं जो इसको ये काम कर रहे हैं। आप कभी कट चाहते, कुछ भी चीज़ है ना ऐसे। तो जैसे आप ग्रोथ करना है, नील बढ़ रहा है, हेयर बढ़ रहा है, तो आखिर इसमें से कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप डीएनए, आरएनए, सब के बहुत से का नाम सुने होंगे। तो जो वही है कि किसी भी लिविंग थिंग्स में जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई करने के लिए जिस चैप्टर का हम उपयोग करते हैं उस चैप्टर का नाम क्या बताइए, मॉलिक्यूल्स। तो मतलब अगर इसका हम मोटो बता दें तो इन दिस चैप्टर वी विल study about those molecules, वैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे which are present, जो कि उपस्थित होते हैं, present in a living things, सजीवों में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप उस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने जिस चैप्टर को ओपन किया है उसी चैप्टर्स का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स होते क्यों हैं, आखिर ये बायोमॉलिक्यूल्स करते क्या हैं हमारे बॉडी में रह के। अरे भैया, इसी के कारण से तो आपका बॉडी पूरा बना हुआ है। ये आपके बॉडी का जितना भी फंक्शन है ना, उसका बॉडी बिल्ड करना, बनाना, इसका मेंटेनेंस करना, है ना, इसका ग्रोथ करना। आप बॉडी में कुछ भी जो फेनोमेनास हो रहा है ना, उन सभी के पीछे इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स का हाथ होता है। और ऐसे अगर ढूंढिएगा तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपके बॉडी में, है ना, एक लिविंग थिंग्स के बॉडी में। लेकिन ऑफ कोर्स सबके बारे में तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। कुछ हम लोग मेजर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करें, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक आपने सुना होगा जी, बिल्कुल कभी ना कभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होता है, सो कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, ये ऐसे करके हमारे बॉडी में किस तरीके से रहता है प्रेजेंट, प्रोटीन्स के बारे में। फिर हम लोग विटामिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, विटामिन जिसको बोलते हैं, विटामिन्स हो गया, है ना आपके। फिर एंजाइम्स हो गए, है ना, एंजाइम्स भी आप सुने होंगे। ये कुछ नहीं, कैटलिस्ट होता है ना। बस आप किसी बाहर किसी कंटेनर में अगर कोई केमिकल स्पीसीज का यूज़ कर रहे हैं जो आपके रिएक्शन के स्पीड को दे रहा है, तो आप उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। वही अगर आपके बॉडी में किसी रिएक्शंस को अगर प्रेरित कर रहा है, उसको, है ना, इसके रेट को बढ़ा रहा है, तो उसी को हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। खैर, इसके बारे में डील होगा आगे जाके। फिर हम लोग इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के भी बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, बस इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर। न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या होता है बताइए, जैसे डीएनए, आरएनए कैसे बना है, क्या क्या उपस्थित होता है ना, क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, क्या ऐसे के। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर पर आपका डील करने वाला है ना। और आप यहाँ लिख भी सकते हैं, और बाय द वे आपको इसका नोट्स भी प्रॉपर पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या इस बोर्ड में लिखा गया है, इस बोर्ड में लिखा गया है कि आप पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या होता है बायोमॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल तो समझ रहे थे, है ना, कि जिसमें 2 आइटम से अधिक चीज़ होगा, है ना। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स को ऐरा गैरा मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, वो वैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उपस्थित हमारे बॉडी में, एक लिविंग थिंग्स के बॉडी में। तो लिविंग थिंग्स के बॉडी में उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो सर क्या हमारे बॉडी में सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल्स होता है? जी नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग कुछ, है ना, जो मेजर्स होते हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। और कुछ, और अगर आगे जाके आप साइंस में जाते हैं, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को लेकर चलिएगा तो आपको और बहुत ज़्यादा डिटेल होगा, है ना। तो चलिए, एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर देखेंगे इसको हम, तो
आपका ये इसका सवाल बड़ा सिंपल आएगा, मेमोरी बेस्ड सवाल आता है। मतलब अगर आपको याद, जैसे कोई एंजाइम का नाम पूछा, अब एंजाइम का नाम आपसे अगर पूछता है तो एंजाइम का नाम आपको याद होगा तभी ना बनाइएगा ऐसे करके। हालांकि हम लोग समझने को भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है ना, वो तो बोर्ड हमारा बहुत ईजी पूछता है इसीलिए, वरना इसका सवाल बहुत टफ भी बनता है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग इसका सवाल ईजी बनता है। सो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बायोमोलिक्यूल्स जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा जाए थोड़ा। किसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? देखिए, अगर इसके बारे में जाना जाए तो कार्बोहाइड्रेट में भी आपको दो वर्ड मीनिंग में आएगा, एक तो कार्बो और एक आपका हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स मतलब क्या समझते हैं आप? हाइड्रेट्स मतलब बताइए क्या चाहिए? पानी, वाटर, क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस, हाइड्रस ऐसे करके। तो कोई भी चीज़ वाटर के संपर्क में आता है, अगर वाटर में से मिक्स होता है या वाटर उसमें मिलाया जाता है तो हम वैसे चीज़ों को हाइड्रेट या तो हाइड्रस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? और कार्बो में केमिस्ट्री अगर कोई पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स वो क्या समझेगा बताइए? कार्बन। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो हमें बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा और उसका हाइड्रेट्स होगा। मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जिसमें अगर कार्बन का हाइड्रेट्स है, मतलब है ना, उसमें कार्बन मतलब C और हाइड्रोजन मतलब क्या? H2O। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई मिलता है जहाँ कार्बन भी होगा और H2O भी होगा, हाँ ये बात अलग है, कुछ संख्या होगा कार्बन का, कुछ संख्या होगा वाटर का, ऐसे के। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखता है जिसमें कार्बन और वाटर दोनों उपस्थित होते हैं, देखिए इस कार्बन के कारण से इसको, ये है मेरा कार्बन और ये है मेरा हाइड्रेट, तो कार्बन का हाइड्रेट हुआ और इसी से बना है मेरा नाम कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे क्लियर है? ऐसे। अच्छा, हम ये जो भी बात बता रहे हैं है ना, ये सबसे ओल्ड थ्योरी है। मतलब पहले लोग इसको ऐसे ही डिफाइन किया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बोला जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम को, उसका नाम ही पड़ा था इसी कारण से कि कोई कंपाउंड देखता था, उस कंपाउंड में देखता कार्बन था और कार्बन का उसमें वाटर था, मतलब कार्बन का हाइड्रेट जो होगा उसी को बोलेंगे क्या हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स। तो लोगों ने इसको बोला द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट्स मतलब कार्बन का वाटर कंबाइंड वाला फॉर्म है ना, इट्स कॉल्ड उसे ही कहा गया, इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मतलब कैसे हम जानेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है? तो इसका नाम बता रहे, उसमें कार्बन होना चाहिए और उसमें वाटर होना चाहिए, माने कुछ संख्या में कार्बन और कुछ संख्या में वाटर। जहाँ x बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स का और जहाँ y बता रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल देते हैं और उस मॉलिक्यूल्स को अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि उसमें कार्बन और वाटर है, माने कार्बन का हाइड्रेट है, तो समझ जाइएगा आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो कोई और नहीं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सबसे शुरुआत का परिभाषा था कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, जब लोग सबसे पहली बार परिभाषित कर रहा था कि क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, क्या उसका परिभाषा बनना चाहिए, कैसे उसका नाम पड़ा। नाम ही पड़ा है उसी कारण से कार्बन का हाइड्रेट। कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब क्या? वाटर। तो जहाँ पे कार्बन हो और वाटर हो, कुछ संख्या हो कार्बन का, कुछ संख्या हो वाटर का। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए हम और ज़्यादा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आप एक बहुत फेमस कंपाउंड देखिए, एग्जाम्पल तो इसको बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग कुछ क्योंकि हर डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल देना होगा, तो अगर हर बार हम नया नया अगर एग्जाम्पल देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि इतना नया नया नाम कैसे याद करें।
तो जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक ही नाम से अगर मेरा उस एग्जाम्पल में बैठ रहा है तो हम उसी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, मतलब हम लोग ज़्यादा नंबर्स ऑफ, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट गिनिएगा तो फिर बहुत सारा हो जाएगा, तो फिर उतना सारा नाम कैसे याद रखें। तो हम लोग कुछ गिने चुने ही याद रखेंगे, गिने चुने ही बार बार उसको प्रैक्टिस में लिखेंगे, गिने चुने ही चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि एक ही नाम जब बार बार आएगा तो हमारे मन में बैठ जाएगा और उससे बारे में प्रॉपर्टी भी पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपको अभी समझा रहे थे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सो। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखिए क्या होता है C6H12O6, जरा इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है, 6 है, देखो तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नहीं 6 और H और O में देखिए तो यहाँ पे 12 है, यहाँ कितना है 6, तो कॉमन क्या आ रहा है 6, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि H2O6। देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों ही है कि नहीं, एक ही चीज़ है कि नहीं। देखो 6 कार्बन का 6 कार्बन लिख दिए हम, यहाँ कितना हाइड्रोजन था 12, तो 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ कितना ऑक्सीजन थे 6, तो यहाँ पे 1 कॉमन ये 6। तो क्या ये ग्लूकोज को इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या दिख रहा है हमें, कार्बन जिसमें उसका कुछ संख्या है, ये क्या दिख रहा है वाटर जिसका H2O, इसका भी कुछ संख्या है। हाँ ये दोनों सेम हो गया, ये इसका किस्मत का बात। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और वाटर का संख्या सेम ही हो, सो वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन हाँ इसको अगर देखें तो इस मॉलिक्यूल में साफ साफ दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बन और हाइड्रेट है। इसका मतलब ये कार्बन का हाइड्रेट हुआ तो ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, इसका मतलब मेरा जो ग्लूकोज है वो भी एक क्या है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली अगर आप फ्रूक्टोज का भी एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एक सुक्रोज ले लेते हैं, इसको भी आप सुनते हैं, चीनी के नाम से इसको जानते हैं, सुक्रोज लेते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है C12H22 और O कितना 11। आप इसको कोशिश कीजिए कि कार्बन का हाइड्रेट में लिखने का, मतलब कार्बन और H2O के फॉर्म में लिखने का। तो कार्बन कितना पीस बताओ 12, इसमें लिख दिया कितना H2O, कार्बन लिख दिया। बताइए अब इसको कार्बन हाइड्रेट लिखना था, कार्बन और पानी लिख दिया, बताइए कितना पीस है कार्बन, तो कार्बन लिख दिया हम 12, इतने 22 और 11, तो यहाँ अगर हम 11 से कर दे तो गुणत हो जाएगा। देखिए तो ये भी हो गया कि कार्बन जहाँ कुछ x है, मतलब x का वैल्यू कितना यहाँ 12, और फिर क्या होता है ये H2O और इसका कितना y। देखिए तो ये भी कार्बन और हाइड्रेट हो गया। हाँ अब देख सकते हैं यहाँ पे x और y दोनों सेम है, मतलब कार्बन का संख्या और पानी की संख्या सेम है, यहाँ कार्बन का संख्या और वाटर का संख्या अलग है। तो ये परिभाषा ये नहीं बोलता है कि कार्बन और वाटर का परिभाषा नंबर्स एक हो, नंबर एक हो या एक ना हो उससे मतलब नहीं, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रेट वाटर, कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर अगर कोई बनता है तो उसी का नाम होगा क्या आपका कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ग्लूकोज भी कार्बन और हाइड्रेट का ही फॉर्म है, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। सुक्रोज भी देख रहे हैं तो ये भी हाइड्रेट ऑफ वाटर, इसका आंसर क्या बोलेंगे लोग, ये भी कार्बोहाइड्रेट। मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो हम नाम सुनते आए हैं आज तक, लैक्टोज वगैरह, है ना, वो सब के सब आपके क्या हैं बताइए, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे करके। तो ये ठीक है, ये तो समझ में आया है ना, क्या समझाएं इसको। तो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जहाँ कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब कार्बन का वाटर फॉर्म, मतलब कार्बन और वाटर से मिलकर जो बना है उसी का नाम क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल, द हाइड्रेट्स ऑफ वाटर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट जो होगा, कार्बन का जैसे बोलते हैं क्लोराइड ऑफ सोडियम, तो सोडियम और क्लोरीन से मिला हुआ, जैसे बोलते हैं ब्रोमाइड ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम और ब्रोमीन से मिला हुआ, तो वैसे ही हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब कार्बन और वाटर से मिला हुआ। तो कार्बन और वाटर से जो मिलकर बनता है उसी का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप बोल रहे हैं कार्बन और वाटर, तो कुछ वहाँ कार्बन होगा, कुछ वहाँ वाटर होगा, है ना। एक्स जो बता रहा है कार्बन का संख्या और वाई बता रहा है वाटर मॉलिक्यूल का संख्या। जैसे कि ग्लूकोज हमने देखा, इसका फॉर्मूला हम आज तक जानते हैं, हम इसको रीराइट ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ लिख रहे थे साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ संख्या कार्बन का है, कुछ संख्या वाटर का है। इसका मतलब है ना, ये एक हाइड्रेट ऑफ कार्बन है और इसी कारण से इसको एक कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। वैसे ही सुक्रोज को हमने देखा, इसका भी जनरल फॉर्मूला में ही जानते थे। यहाँ हमने देखा कि 12 लिखा, फिर H2O को कॉमन लिए तो बता रहा है, तो यहाँ देखा कि यहाँ पे कुछ संख्या में कार्बन है और कुछ संख्या वाटर, इसी कारण से ये भी क्या आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले बात कि ये जो परिभाषा हम आपको समझा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये सबसे पुराना परिभाषा है, जो सबसे पहली बार लोगों ने
कार्बोहाइड्रेट को, है ना, समझाया था, या जब इसका परिभाषा दिया था उस वक्त। देखिए यहाँ ओल्ड थ्योरी लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, कि सबसे पुराना थ्योरी था ऐसे करके। चलिए, लेकिन अगर अब इसको हम ओल्ड थ्योरी बोल रहे हैं, चलिए जिसको अगर लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, है ना, आप लोग, है ना, मैं बोलना ना पड़े, है ना, आप लोग इतना समझदार हैं कि जिसको लिखना होगा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आराम से फिर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको एक बात से बार बार बोल रहे हैं कि ओल्ड थ्योरी। तो अगर हम ओल्ड थ्योरी बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें पक्का कुछ ना कुछ कमियाँ होगा तब ना। ऐसा किसी को पुराना कब बोलते हैं? जब वो कुछ नया आ जाए। इसका मतलब ये जो परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम इसको ओल्ड थ्योरी बोल रहे हैं, ओल्ड परिभाषा बोल रहे हैं, ओल्ड डेफिनेशन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का कुछ नया भी डेफिनेशन रहा होगा। खैर, नया डेफिनेशन आने से पहले ये तो बतलाना होगा ना कि आखिर इस परिभाषा में क्या गलती था। ये तो ठीक था, हाँ बिल्कुल सही, नाम भी उसी के अनुसार से रखा भी गया है, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं परेशानी कहाँ हुआ, है ना। ये तो बिल्कुल सही था, लेकिन देखिए जब इसमें देखा गया तो पहले तो ठीक मिला, लेकिन बट देखो क्या क्या परेशानी हुआ। पहला परेशानी, हमने एक नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट को देखा। नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट लिखने का कोई मतलब नहीं था। जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे सब नेचुरली होते हैं। ग्लूकोज कौन हम बनाए, वो भी तो नेचर से ही मिला। सुक्रोज कहाँ से, वो भी नेचर से मिला। तो ऐसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट वो नेट्रो में, इसका नाम था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम एक नाम लिखते हैं, रहामनोज, ऐसे ये नाम था, ठीक है। और जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O5, ये है फॉर्मूला किसका, रहामनोज का, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे नेचर में मिलता है। तो लोगों ने बोला कि अजी अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो आपके परिभाषा के अनुसार से क्या ये C6 तो लिखे, लेकिन क्या H2O के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको? मान लो अगर ऑप्शन 5 करना है तो यहाँ हम अगर 5 से गुना करेंगे, 5 लिखेंगे बाहर में, तो ऑप्शन तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना होगा, 5 दूनी 10, यहाँ है कितना बताओ, 12। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन का संख्या है ना, इस वाले हाइड्रोजन संख्या में मैच नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए, है ना, लिखते हैं C6H2O और कॉमन 6 लेते हैं, अगर मान लीजिए 6 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मैच कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत किसको होती है, ऑक्सीजन का। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मैच करेगा। इसका मतलब हम साफ साफ बोल सकते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो मेरे परिभाषा दिए गए फॉर्मूला में फिट हो नहीं रहा है। और सिर्फ यही नहीं था, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिले जो कि कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन हमारे परिभाषा के अनुसार से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो रहे थे। क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी को कार्बोहाइड्रेट्स होना है तो वो कार्बन का हाइड्रेट होना चाहिए, मतलब कार्बन और H2O का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहाँ कुछ संख्या होना चाहिए कार्बन का और कुछ संख्या होना चाहिए वाटर का, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे होगा भाई? तब ऐसे मतलब क्या बोले हम, देयर इज, क्या बोलेंगे हम, सबसे बोलेंगे देयर इज, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, देयर इज मेनी, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, which do not follow the general formula of, है ना, क्लासिकल, है ना, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जो पुराना डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट का, उस परिभाषा में बहुत सारे मेरे कार्बोहाइड्रेट बैठ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे खामी निकल गया, क्योंकि भैया वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन तुम्हारी परिभाषा के अनुसार से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो रहा है, तो कैसे हो गया, यहाँ पे दिक्कत हुआ। दूसरा जो एक हुआ कि आप इस चीज़ को देखे होंगे, एसिटिक एसिड का नाम तो सुने क्यों होंगे। चलिए, एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, तो ये CH3COOH, है ना,
एलियो थोड़ा सा करेगा हल्ला, है ना। तो एसिटिक एसिड ये है, आप इस चीज़ को आपको पढ़ेंगे ना, ये आपका लिहाज के वोकैबुलरी में इसको पढ़ा जाता है, एसिटिक एसिड है। जरा इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखें तो क्या देखें बताइए। 1 और 1 2 कार्बन है, फिर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या आपको, कार्बन 2, फिर H2O और बाहर में 2, देखो 2 2 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। इसके अनुसार से मतलब देखा जाए तो CX और H2OY मतलब ये कार्बन का हाइड्रेट हुआ, जहाँ 2 कार्बन है और पानी भी 2 है। तो इसके अनुसार से मतलब हमारी परिभाषा के अनुसार से इस चीज़ को भी कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें भी तो कार्बन का हाइड्रेट बन रहा है ऐसे, तो है ना। तो यहाँ पे अगला परेशानी क्या हुआ कि कुछ परेशानी तो ऐसे हुआ कि मेरे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं मैच करता था मेरे फॉर्मूला, देखिए दिए हुए फॉर्मूला से। और अगला परेशानी ये हुआ कि मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। हमारा जो एसिटिक एसिड है, जिसको हम बोल रहे हैं एसिटिक एसिड, ये एक तरह का एसिड है ना। इट डज नॉट, है ना, इज नॉट, है ना, नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर इसका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जैसा कैसे मैच कर गया। लोग ऐसे पूछने लगा कि आपने तो बोला था कि नहीं, कार्बन का जो हाइड्रेट होगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, तो अगर एसिटिक एसिड का भी जैसे आपने ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला, क्योंकि ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला मैच किया था मेरे दिए हुए परिभाषा से, कार्बन का हाइड्रेट था, तो हमने इसको कार्बोहाइड्रेट बोला। तो वैसे जब अगर वो है, अगर मान लीजिए इसका हम नाम नहीं लिख देते भी एसिटिक एसिड, तब तो आप इसको भी कार्बोहाइड्रेट ही ना मानते, क्योंकि इसका फॉर्मूला C2H4O2 है। भैया सी ये भी कार्बन का हाइड्रेट फॉर्म है, इसका मतलब इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए ऐसे के। लेकिन इसका फॉर्मूला, है ना, भले ही कार्बोहाइड्रेट के जैसा मैच कर जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एक एसिड है ऐसे। मतलब देखिए अगला परेशानी क्या हुआ हमारे बीच में, क्या बोलेंगे कि देयर इज ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे थे, मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे से कंपाउंड थे विच फॉलो जो फॉलो कर रहे थे, विच फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि बहुत सारे से कंपाउंड थे जो आपके परिभाषा के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था कार्बोहाइड्रेट को फॉलो किया, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वे सब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। मतलब लो आफत क्या हो गया, कोई कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा है, और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन उसका फॉर्मूला मैच कर जा रहा है ना। तब बोला इसका मतलब ये जो आपके द्वारा दिया गया फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट परिभाषित करने का, कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कि CXH2Y मतलब कार्बन और वाटर का कॉम्बिनेशन से जो बनता है मॉलिक्यूल, उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, कहीं ना कहीं पूरी गलत नहीं है, गलत है। क्योंकि है ना, ऐसा नहीं कि सारा मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स होते थे, है ना, जो मैच करते थे इस फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज देखो मैच किया, फ्रुक्टोज मैच करेगा, लैक्टोज बहुत सारे मैच करता था। लेकिन अगर 1 2 भी अगर आ गया तो मतलब मामला गड़बड़ा गया, और 1 2 क्या वैसे ऐसे बहुत आने लगे, तो लोगों ने फिर इसको हटाया और फिर जाके, है ना, एक नया फ्रेश परिभाषा दिया गया कार्बोहाइड्रेट का, कि क्या मतलब किसे बोलना चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या एक रियल का परिभाषा होगा, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग पॉज करके, और है ना थोड़ा सा लिखते चलिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। बाकी एक तो आपको एक नोट्स हम देंगे ही देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को भी लिखें, क्योंकि नोट्स में बहुत चीज़ें लिमिट लिखा रहता है, यहाँ पे तो चीज़ों को समझाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखा रहता है ना। आपको ऐसे आप क्लास करते हैं मेरे से, तो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। सो चलिए, तो ऐसा जब दिक्कत आने लगा तो लोगों ने फिर कार्बोहाइड्रेट को बोला कि चलो उस परिभाषा को हटाओ और एक नया परिभाषा लाओ कार्बोहाइड्रेट का, जिस परिभाषा के अनुसार से, ताकि मेरा कोई भी कंपाउंड ऐसा ना हो जो कार्बोहाइड्रेट हो लेकिन परिभाषा में ना फिट करे। क्योंकि अभी आपने जो बताया, अभी हमने जो परिभाषा किया,
उस परिभाषा के में बहुत दिक्कत था। क्या दिक्कत था भाई? तो कुछ ग्लूकोज था लेकिन फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा था, और कुछ ग्लूकोज नहीं था लेकिन उसका फॉर्मूला मैच कर जा रहा था, ऐसे करके जनरल फॉर्मूला। तो फिर यहाँ से एक नया डेफिनेशन लाया गया है ना कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर आपके एग्जाम में न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ से एक नया परिभाषा फ्रेश बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। कैसे कि जब लोग देखिए, तो देखो क्या बताते हैं, देखो क्या होता है परिभाषा। जैसे बोला कि अगर आप एक कोई स्पीसीज लाते हैं तो आपको क्या क्या देखना है इस मॉलिक्यूल में कि आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलिए। तो सबसे पहला बोला कि आप जब इसको देखिएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पहला चीज़ कि अगर वो कंपाउंड है जिसको अगर आप कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहते हैं तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब देखिए, जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते हैं, सो क्या कारण है, सो है ना। और इसके लिए बताए थे हम एक कंसेप्ट, थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं कि क्या था। आपको हम बताए थे कायरल कार्बन के बारे में, हालांकि कंसेप्ट कुछ और होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे 12th लेवल के पढ़ने के लिए कायरल कार्बन कैसे किसको होते थे कि एक ऐसा कार्बन जिसके 4 सब्स्टिट्यूएंट हो और चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जिसको हम स्टार से भी दिखाते थे। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन के नाम से जानते थे, जिसको हम लोग सिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, ऐसे करके। तो जिस मॉलिक्यूल में अगर ये कायरल कार्बन उपस्थित है ना, वो क्या होता था, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कहने मतलब वो लाइट के साथ एक्टिव होगा, लाइट में कुछ फेनोमेनास करेगा, लाइट के जाने से वो अपने आप में चेंजेस लाएगा, है ना। क्या चेंजेस लाता है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना सब डील करेंगे, लेकिन हाँ ऑप्टिकली मतलब क्या होता है, लाइट्स। एक्टिव मतलब उसमें सक्रिय होना। तो जो आप कंपाउंड लेके आ रहे हैं वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब प्रकाश के प्रति, लाइट के प्रति वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें वो कुछ फेनोमेना दिखाना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है वो। और ये चीज़ हम जानते कैसे हैं कि मेरा दिया हुआ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो भैया उस मॉलिक्यूल में आपको ये कायरल कार्बन दिखना चाहिए। अगर वो आपको में अगर एक भी, दो रहे कोई बात नहीं, 3 4 5 जितना मिनिमम, कम से कम उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर उसमें कम से कम एक भी कायरल कार्बन है तो आप समझ जाइएगा आप जिस कंपाउंड को देख रहे हैं वो लाइट के साथ एक्टिव होगा, ऐसे के। तो मेरा जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में 100% आपका एक कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल कार्बन होगा ही होगा। दूसरी बात, वो है ना उसके पास पॉली हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ठीक है। पॉली हाइड्रोक्सी क्या मतलब हुआ, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ समझाते हैं। हाइड्रोक्सी जो है वो आप इस चीज़ को देखिए, OH जो होता है, OH जिसको आप अल्कोहल बोलते हैं, तो OH का 2 नाम लिखा जाता है, एक ओल और एक हाइड्रोक्सी। सर कैसे आनेंगे, देखिए एक्चुअली डिपेंड करता है उस सीनियरिटी टेबल पे, है ना, प्रायोरिटी पे, कि जिस मॉलिक्यूल में वो अल्कोहल है क्या वो अल्कोहल मेन चेन है, मतलब वही सबसे सीनियर है या उससे भी कुछ सीनियर है। अगर ये हम कब यूज़ करते हैं, जब वह अल्कोहल ही मेरा सबसे सीनियर हो, यही सबसे बड़ा हो, तब हम लोग ओल का यूज़ करते हैं अल्कोहल चैप्टर में, आपका नाम कैसे। और अगर मान लीजिए उसमें अगर उससे भी कोई बड़ा सीनियर ग्रुप आ गया, अल्कोहल से भी बड़ा, तो सीनियर इसका अल्कोहल जूनियर हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसका नाम हम लोग, है ना, ये तब लेते हैं जब मेरा OH जो होगा वो क्या होगा, जूनियर होगा, ऐसे करके। जैसे नहीं होता है कि हाइड्रोजन अल्कीन वगैरह सब रहे तो कोई सीनियर होता है कोई जूनियर होता है, वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में अगर मान लीजिए अल्कोहल भी है
तो अल्कोहल का नाम ओल भी होता है, जैसे इथानोल, मिथानोल, अगर ये सब लिख रहे हैं इसका मतलब उसमें अल्कोहल है और अल्कोहल ही सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर किसी का नाम लिख रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी, है ना, और कुछ आगे का नाम, इसका मतलब वहाँ भी अल्कोहल है, लेकिन उस अल्कोहल के अलावा भी वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी कुछ और नहीं, OH का ही नाम है ना। जैसे क्लोरीन की ब्रांच, मैंने जैसे अल्कोहल जब ब्रांच बन जाता है ना, जब छोटा हो जाता है तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, और ये बड़ा होता है इसका नाम होता है ओल। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो तो पहला बात ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, मतलब उसमें OH होना चाहिए पहला बात, है ना, और वो एक नहीं, एक से ज़्यादा, मोर देन 1, इसका जो नंबर होना चाहिए ना, OH का नंबर वो कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ना पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे। ऐसे करके एक रहेगा तो ऐसे नहीं, तो उसमें OH होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और उस OH का संख्या कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगला बात ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि आप पॉलीहाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, और जो इससे बड़ा होगा तो कौन सा, तो या तो वो होना चाहिए एल्डिहाइड या तो कीटोन, ऐसे। अच्छा, एल्डिहाइड किसको बोलती है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H रहता है, एक साथ कार्बन रहेगा, अगर ऐसा है तो एल्डिहाइड, अगर कार्बन बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन के चेन है कहते हैं कीटोन। तो अगर ये 3 चीज़ों को अगर वो फॉलो करता है, या ये 3 चीज़ उसमें अगर उपस्थित है, तो समझ जाइए आप जो चीज़ को देख रहे हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या बोला गया, तो कार्बोहाइड्रेट का पहला जो परिभाषा था हाइड्रेट ऑफ कार्बन, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां पाया गया, तो लोगों ने उसको करेक्ट किया, बोला नहीं ठीक नहीं है, तब जाके फिर इसको परिभाषित किया गया नए तरीके से, बोला गया कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, मतलब OH की संख्या उसमें कम से कम 1 ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या एल्डिहाइड या तो कीटोन। ये 3 चीज़ अगर उसमें उपस्थित है तो समझ जाइए आप जो चीज़ को देख रहे हैं वो पक्का क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है। या ऐसे भी बोला गया लोग, जैसे मान लीजिए अगर आप ये चीज़ देखें, अगर आपको ये तीनों चीज़ मिल गया, जैसे मान लीजिए हम एक कंपाउंड लेते हैं A नाम का, ठीक है ना, जब हमने इसमें देखा तो ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ऑल आर प्रेजेंट, ये जितना भी है ऑल आर प्रेजेंट, सब के सब उपस्थित थे, जितना भी कंडीशन, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी था, पॉलीहाइड्रोक्सी भी था, एल्डिहाइड कीटोन भी था। इसका मतलब जो आप ए देख रहे हैं वो ए जो है आपका वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है वो, मतलब ये जो चीज़ देख रहे हैं आप वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और अगर मान लो इसमें ये तीनों चीज़ नहीं दिखा, तो मान लो कोई एक ही चीज़ दिख रहा है, 2 ही चीज़ दिख रहा है, तो तुरंत में उसको काटना नहीं है। फिर बोला गया कि अगर या तो ये तीनों हो और नहीं है, जैसे मान लीजिए कुछ हम बी देखें और बी में ये 3 के 3 चीज़ नहीं है, शायद 2 चीज़ हो 1 चीज़ ना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फिर पानी में डुबाएंगे, मतलब इसको पानी में घोला जाएगा ऐसे, डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे इस वाटर में इसको हम घोलेंगे, और घोलने के बाद फिर देखेंगे क्या उसमें ये तीनों चीज़ है कि नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए आप हमको एक, अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो मेरे पास 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला, हम ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कैसे जानेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो काला का होना चाहिए, अगर वो मिल गया उसके बाद देखिए मेरे पास OH होना चाहिए, और OH का संख्या कम से कम, है ना, 1 से ज़्यादा, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, और मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन। अगर ये 3 चीज़ मेरे पास है इसका मतलब हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट हैं। और मान लीजिए अगर मेरे पास ये तीनों नहीं मिला, तो तुरंत में आप हमको ये नहीं बोलिएगा अरे कार्बोहाइड्रेट नहीं कर, नहीं, आप फिर हमको पानी में पहले घोलिए, फिर पानी में हमको डिजॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या पानी में डिजॉल्व होने के बाद हम आपको ये 3 चीज़ दे पाएँ कि नहीं दे पाएँ। तो पानी में अगर डिजॉल्व होने के बाद भी दे दिए तो इसका मतलब हम भी कार्बोहाइड्रेट हैं। हाँ, भले शुरू में आपको नहीं दिए, लेकिन पानी घुलने के बाद दिए ना जी। तो इसे अगर मान लो पानी में तो हमको डिजॉल्व किया, उसके बावजूद भी अगर हम आपके ये 3 चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब ना ऑप्टिकली एक्टिव रहे, ना पॉलीहाइड्रोक्सी रहा, मतलब तीनों में कोई भी अगर एक चीज़ खत्म हो गया, तब आप हमको बोल सकते हैं कि भैया ये जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात समझ आया ऐसे। तो ये चीज़ है ना, तो ये 3 चीज़ आपको बोलना होगा, उसके बाद ये पानी मिला। तो अगर ये सब चीज़ों को मिला के अगर आप बोलिएगा
तब जाके इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाता है। तो चलिए, है ना, हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखते हैं, है ना। इसको अगर आपको लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए, इधर हम मिटा के लेते थे, इधर पे ही सामने ये सब रहेगा साथ में। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम अब प्रॉपर डेफिनेशन की ओर बढ़ चुके हैं कि क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का एक परिभाषा। चलिए देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन बना, यहाँ से जो नया डेफिनेशन भी चल रहा है ना, जो अभी तक इसको कोई गलत नहीं बोला है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या बोला है ना, दी ऑप्टिकली, देखिए पहला पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कैन गिव या तो अगर ये नहीं है तो या कैन गिव, है ना, सच कंपाउंड्स, ये या अगर नहीं है तो ये हमें दे सकता है, इस तरह के सच कंपाउंड, कैन गिव सच कंपाउंड ऑन, क्या बताइए, हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वो दे सकता है ना, ऑन हाइड्रोलाइसिस, है ना, ऐसे करके। या तो इसको और अच्छा लिखिए, द कंपाउंड लिखिए, द मॉलिक्यूल, सीधा लिखिए द मॉलिक्यूल, यहाँ लिख देते हैं ना, द मॉलिक्यूल विच इज, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि, तब यहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको सेंटेंस मिलता हुआ मिलेगा, द मॉलिक्यूल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वो दे सकता है ऐसा कंपाउंड, कब, ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड। तो ऐसे कंपाउंड को ही कहते हैं हम लोग, या मॉलिक्यूल्स को ही कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ आया, ऐसे करके। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर परिभाषा पूछेगा तो आपको वो हाइड्रेट और कार्बन नहीं बोलना है, वो तो बस आपको बताएं हम, है ना। ये होगा उसका एक्चुअल परिभाषा का ये 3 वर्ड आपके परिभाषा में साफ साफ दिखना चाहिए। पहला कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, वो पॉलीहाइड्रोक्सी, और वो एल्डिहाइड या तो कीटोन, ऐसे करके। तो ये 3 चीज़ अगर वो चीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट है। नहीं मिला तो तुरंत मत बोलिएगा, उसको पहले, है ना, पानी में डिजॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्या आपको वो कंपाउंड जिसका आपका डिमांड था वो मिला कि नहीं मिला। अगर हाइड्रोलाइसिस में भी मिल जाता है तब भी उसको कार्बोहाइड्रेट बोलना है ना। हाँ, शुरू में भी हमें उसमें वो तीनों कंडीशन ना दिखा, हाइड्रोलाइसिस किए उसके बाद भी हमें नहीं दिख रहा है, तब हम उसको बोल सकते हैं भैया ये तो क्या है, हमको ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट तो ये नहीं है। चलिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और उसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ग्लूकोज का ही लेते हैं, ये ग्लूकोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए, तो इसका एक आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है जब भी ग्लूकोज छापना है तो, है ना, वर्टिकल छापते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ऐसे चलिए, वैसे ही अगर हम फ्रुक्टोज का भी बना देते हैं, फ्रुक्टोज ऐसे, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको भी आप ऐसे ही स्ट्रेट बनेगा, 1 2 3 4 5 और क्या 6। देखिए, अब देखो बनाना सीखो ना, तो में 6 कार्बन है, उसमें कितना 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। देखिए तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे देखो नीचे आपका CH2OH, यहाँ भी CH2OH, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा, मतलब एक तरफ H है एक तरफ H है फिर OH है। उसके बाद देखिए इधर देखिए, अब इधर ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा कि आपको जहाँ देने, देखिए यहाँ पे ले देते हैं राइट लेफ्ट राइट, ऐसे ध्यान रखना आपको, राइट लेफ्ट राइट, मैंने OH का जो पोर्शन होना चाहिए, आप अगर इसको उधर लिख दीजिएगा तो फिर ये ग्लूकोज नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। आप अगर इसको इधर लिख दीजिए तो फिर कुछ और बन जाएगा, ऐसे करके। तो आपका जो नीचे वाला OH कहीं रखे, क्योंकि एक साथ है, क्योंकि कैरल नहीं है ये, देखिए दो तरफ H ना है जी, ये कैरल, लेकिन ये सब कार्बन जो कैरल है, तो कैरल कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आप इधर उधर नहीं लिख सकते हैं,
उसको एग्जैक्ट वहीं लिखना होता है, तो उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लिखे, देखो तो राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसा रखेंगे। उसका बॉन्ड पर 1 2 3 है, तो यहाँ पे कितना 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, और सबसे लास्ट में है तो एल्डिहाइड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड O और क्या H। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है आपका ग्लूकोज का। इस चैप्टर में हमको ग्लूकोज फ्रुक्टोज को भी पढ़ना बहुत डिटेल्स में, इसी कारण से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। 6 कार्बन सीधा बनाएंगे, सबसे नीचे CH2OH, है ना, सब में OH रहेगा, सिर्फ एक में एल्डिहाइड देना है ना, बाकी सब में OH। तो नीचे वाला OH कार्बन नहीं बनेगा, इसी कारण से इसका आप OH कहीं भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन होगा, जैसे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो नीचे से हम लोग सिखा रहे हैं, तो राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसे रखना है आपका OH को लेकर के। अब इसमें आएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर क्या रहता है भाई, देखो इसमें होता है एल्डिहाइड, जैसे आप देख लीजिए। चलिए इसमें देखिए, पहले देखते हैं क्या सब प्रॉपर्टी मैच करने क्या, ये इस चीज़ को देखिए। तो बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, एल्डिहाइड। तो बिल्कुल परिभाषा के अनुसार से एल्डिहाइड है मेरे पास। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे OH 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 OH, मतलब ये बिल्कुल मेरा पॉलीहाइड्रोक्सी है। इसके पास OH की संख्या 1 से ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस ग्लूकोज में आपको 6 में से 4 कार्बन मिलेंगे जो कैरल हैं, तो एक भी मिलता तो काम बन जाता। तो इसमें देखिए कैरल होने के कारण से ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है और एल्डिहाइड भी है या कीटोन भी है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में कोई एक भी रहे, तो इसका मतलब ये है ना, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल मेरा कार्बोहाइड्रेट है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी देखिए फ्रुक्टोज में भी लास्ट वाला कार्बन में 2 तरफ H हो जाएगा, तो इसका कार्बन रहेगा नहीं। अब इसमें एल्डिहाइड ना होकर कीटोन होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, है ना, में अंतर क्या होता है, तो इसमें होता है एल्डिहाइड, इसमें क्या होता है कीटोन। अब कीटोन देखिए, कीटोन क्या होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो साइड में तो हो नहीं सकता, इसलिए बीच में ये जाएगा डबल बॉन्ड O, कीटोन बना। अब देखिए बीच में क्या, इसके तरफ कितना होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 तरफ तो H हो जाएगा, इसी कारण से ऊपर में भी कोसी का मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे फिर वही कहानी, राइट राइट फिर लेफ्ट। अब तो यहाँ कहानी खत्म होगी ऐसे। अब इसका H पूरा दीजिए, इधर भी H इधर भी H इधर भी H। तो आप अगर इसमें देखिएगा तो इस वाले में भी हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, और अगर इसमें देखिएगा, है ना, तो आपको 3 कैरल कार्बन दिखेगा। तो एक भी रहता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता, है ना, तो 3 है तो बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कंपाउंड भी हमारा सारा प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है। पहला ऑप्टिकली एक्टिव भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, बहुत सारे OH हैं इसके पास, और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बताइए, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से मेरा कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा होता है। तो आज के क्लास में आपने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सो उसका परिभाषा कैसे कैसे बदला गया, कैसे क्या कारणों से बदला गया, ऐसे करके। उसके बाद एक देखो, अगर तुम बहुत ध्यान दो, है ना, तो ऑर्गेनिक तुम पढ़ाए तो कुछ एक्स्ट्रा बात लिख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में। जैसे आपसे अगर सवाल पूछ देगा, जैसे यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में, देखिए तो पहला इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें क्या होता है बताइए, कीटोन। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है। और आपको अगर ऑर्गेनिक में याद होगा तो 2 वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके प्रॉपर्टीज़ अलग हो, आप देख सकते हैं इसमें एल्डिहाइड, इसमें कीटोन है, इसका नाम अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो आपको प्रॉपर्टी अलग होगा, तो ऐसे चीज़ों को आइसोमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी मेरा एक आइसोमर है। और ये कैसे आइसोमर है बताइए, तो इसमें क्या अंतर हो गया है, तो सीधा फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है, कीटोन। तो अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो एक सवाल ये आता है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए ग्लूकोज फ्रुक्टोज कैसे आइसोमर हैं, तो फंक्शनल आइसोमर हैं। क्यों भाई, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन गुण एक जैसा सेम नहीं है। तो प्रॉपर्टी क्यों मैच करता है, तो प्रॉपर्टी इसलिए मैच नहीं करता है क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड्स होता है जबकि फ्रुक्टोज के पास कीटोन होता है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। तो इनका प्रॉपर्टी मैच ना करने का कारण फंक्शनल ग्रुप में बदलाव है, इसी कारण से इनको फंक्शनल आइसोमर कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कितने तरह के हमारे बीच में कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है ना, इतना ही ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आपको भी देखने में, है ना, आराम से बस थोड़ा सा समझ करके देखिए, है ना। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप क्लास में आइए, पूछिए, है ना, आपको एकदम ज़रा सा भी कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। आपको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।